इस्लामिक स्टेट के नेता अदनान अबू वालिद अल सहरावी कौन है? भैया जो भी है, लेकिन टेक्निकली आज ये मर गया है, मरने की खबर आ चुकी है इसकी। कौन है ये भाई? इस्लामिक स्टेट का नेता अदनान अबू वालिद अल सहरावी। एक तो नाम ही इतना बड़ा है कि कोई इन्हें क्या कह के बुलाता होगा, यही डाउटफुल मामला है। ये मारा गया है। किसने मार दिया भाई इसको? मतलब ये कौन कर दिया है सारा काम? तो आइए इधर देखिए क्या लिख रहा है। हेड ऑफ इस्लामिक स्टेट इन सहारा किल्ड बाई फ्रेंच ट्रूप्स, ऐसा कहा है मैक्रोन ने। अरे ये मैक्रोन तो अपना सा आदमी लग रहा है यार, सुना सुना सा। कुछ याद है? हाँ भाई, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर इंस्पायर्स का मतलब क्या होता है? अरे भैया मोटिवेट करना होता है यार। हाँ जी, तो अब सवाल ये है कि मैक्रोन तो सर सुना सुना सा आदमी लग रहा है, ये है कौन? ये इमानुअल मैक्रोन। कौन है ये? भैया फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने क्या कहा है जरा खुद ही पढ़ लीजिए। इमानुअल मैक्रोन ने कहा है कि अदनान अबू वालिद अल सहरावी, लीडर ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, was neutralized by French forces। न्यूट्रलाइज का मतलब अंग्रेजी में मारने को न्यूट्रलाइज कहा जाता है। This is another major success in our fight against terrorist group in the साहेल क्षेत्र। हाँ भाई, एक बार के लिए ये बता दीजिए ये साहेल क्षेत्र कहां है? कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए साहेल क्षेत्र कहां है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है? यहां पर न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्रेंच फोर्सेस, ये तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर एक नया शब्द निकल के आता है कि सर एक बात बताइए, इस्लामिक स्टेट कहां कहां पर है? ये दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं इस्लामिक स्टेट है क्या। जिसका ये व्यक्ति मारा गया, वो व्यक्ति मारा गया जिसको मारने के लिए $5 मिलियन का इनाम घोषित कर रहा था। $5 मिलियन का जो अबू वालिद है ये मारा गया और फ्रांस की फोर्सेस ने इसे मार दिया। कहां मारा अबू वालिद को, क्या है पूरी कहानी, ये तो सारी बातें हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझ लें कि जहां इसे मारा गया है वो सहारा का क्षेत्र है और सहारा के क्षेत्र के अंदर जो साहेल क्षेत्र है वहां पर मारा गया है। ठीक है ना? हाँ, तो ये सारी की सारी जो चीजें आपके सामने हैं, आइए मैं एक बार के लिए आपको बताता हूं। ये रहा सहारा डेजर्ट और सहारा डेजर्ट के नीचे यहां पर आपको दिखाई पड़ता है साहेल क्षेत्र। ये रहा साहेल क्षेत्र। साहेल क्षेत्र के अंदर जब आप देखते हैं तो इसके नीचे अफ्रीका। तो हाँ भाई, जो अफ्रीका का मैप लिए बैठे हैं एक बार देख लीजिए। जो अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल को कॉन्गो वाली एवरग्रीन लाइन से सेपरेट करने वाली जो जगह है उसे साहेल क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ तो सहारा डेजर्ट है, इसके नीचे की तरफ अगर यहां देखते हैं तो यहां पर ग्रीन बेल्ट है, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो साहेल क्षेत्र है। इस साहेल क्षेत्र के अंदर एक आतंकी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। फेमस क्यों हो गया था? क्योंकि वो आईएस का आतंकी था। अब हम सवाल पर जाएंगे सीधा, ये कि इस्लामिक स्टेट है क्या। अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले जिसका नाम सुन रखा है आईएस के नाम पर वो है आइसिस, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। हम लोग यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट किसका? सहारन रीजन का। याद करिए कुछ दिनों पहले हमने अफगानिस्तान के अंदर भी एक आईएस के बारे में सुना था, दैट वाज आईएस खुरासान। तो अल्टीमेटली ये आईएस है क्या, इस्लामिक स्टेट है क्या, जिसके बारे में इतनी सारी बातें आती हैं। तो मैं आज आपको इस्लामिक स्टेट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सा याद कर लीजिए, अगर आपको याद आ जाए तो ये वो आतंकी है साथियों जो वेस्टर्न सहारा से कनेक्टेड है। वही वेस्टर्न सहारा जिस वेस्टर्न सहारा को मोरक्को अपना मानता है, अल्जीरिया अपना मानता है और यहां पर रहने वाली सहरावी जनजाति अपना मानती है। उसी सहरावी में से निकला था यह अल सहरावी, और यह अल सहरावी यहां से निकल करके माली और नाइजीरिया के क्षेत्रों के अंदर काफी ज्यादा हिट हो गया था। हिट का मतलब यहां पर अमेरिका की सेना को मारना और फ्रांस की सेना को मारना इसका सबसे बड़ा काम हो गया था। इसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम था। ये भैया जनाब जो हैं मोटरसाइकिल पर रैली करने निकले थे। फ्रांस वालों ने इनके खिलाफ ड्रोन कैमरे के माध्यम से निशाना लगाया और ड्रोन से इन्हें वहीं टपका दिया। मार तो इस भाई को जो है अगस्त में ही दिया गया था, लेकिन फ्रांस ये कंफर्म करने लग रहा था कि वही मरा है या कोई और मरा है। फाइनली पता चला है कि भाई ये आदमी निकल लिया है और फ्रांस ने इस बारे में कंफर्म न्यूज दे दी है कि मारने को तो हमने इसको मार दिया था। ये मोटरसाइकिल पे गया हुआ था, रैली कर रहा था, मार तो अगस्त में दिया था, लेकिन इतने दिन से हम कंफर्म कर रहे थे कि गलत आदमी ना मार दिया हो तो हम ये मार दे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ,
ये लोग कैसे कर लेते हैं, मतलब बड़े आराम से ये लोग क्या क्या कर लेते हैं। अमेरिका जो है वो जा करके अफगानिस्तान में किसी को मार रहा है, मतलब जहां देखो वहीं ये फ्रांस जो है वो आप अफ्रीका में लोगों को मार रहा है। भाई ये लोग वो हैं जिन्होंने कभी राज किया है इन क्षेत्रों पे। अफ्रीका वगैरह के जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, सहारा ये वगैरह, इन सब पर फ्रांस का राज रहा है, कभी राजपाट था इनका। आज भी इनकी सेना यहाँ की यहाँ डली हुई है। 5 या 6 मतलब ऐसे वो थे जो फ्रांसीसी लोग थे, उनकी इस अल सहरावी के ग्रुप ने, आईसिस ने, जो इस क्षेत्र का है, हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने मार दिया। ये अपना ना ग्लोबल टैबू सेट करते हैं लोग, अपने जो दुश्मन हैं उनको कहीं भी जाकर के मार के ये अपना स्टेटस सेट करते हैं साहब। तो चलिए आज स्टेटस की कहानी आपको आईसिस की जुबानी सुनाते हैं। साथियों एक कहानी है, मतलब सबसे पहले कहानी तो क्या है, अब इतिहास हो गया है, लेकिन फिर भी सुनिए। आईसिस, आपके दिमाग में अक्सर सवाल बनता है कि यार ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आफ्टर ऑल है क्या। चलिए मैं इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं। देखिए आपके सामने ना ये एक मैप दिख रहा है। इस मैप के माध्यम से आपको टू द पॉइंट कुछ जगह पर लोकेट करना है, और वो जगह कौन सी है, कुछ विशेष जगह हैं जिन्हें आप देखें। एक का नाम आपको यहां दिख रहा होगा, दैट इज इराक। यहां आपको दिख रहा होगा दैट इज सीरिया। नीचे की तरफ आपको यहां पर एक देश दिख रहा है दैट इज इजराइल। अगर आप इन देशों को नोटिस करें तो ये रहा इराक, इधर है सीरिया, इधर है इजराइल। अगर आप ये नोटिस कर रहे हो तो आइए मैं अब आपको बात बताता हूं। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम की बात है कि अमेरिका को ईरान पसंद नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने कभी ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया। डायरेक्ट हमले के नाम पर, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट हमले के नाम पर अमेरिका ने कभी इराक से कहा कि तुम ईरान को खत्म करने के लिए मुझसे केमिकल वेपन ले लो। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो अब धीरे धीरे निकल के बाहर आती हैं अमेरिका के नाम से। अब सुनिए क्या बताता जा रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि ईरान के अंदर केमिकल हमले कराने के नाम पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को इराक में केमिकल वेपन दिए थे कि तुम जाओ और जाकर के ईरान में केमिकल हमला कर दो, रासायनिक हथियार छोड़ दो। इराक ने यह बात नहीं मानी कि बोले भाई ठीक है, सद्दाम हुसैन भी अपने आप को समझने लगे कि अमेरिका उनके साथ है। लेकिन जब इराक ने यह बात नहीं मानी और अमेरिका को लगने लगा कि सद्दाम हुसैन मेरी बिल्ली और मुझको ही म्याऊ, तो फिर इस सद्दाम हुसैन को मारने के लिए अमेरिका ने इनके ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। और वो ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, ये कह करके कि इराक जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क कुवैत पर अटैक कर रहा है, इसलिए कंट्रोल करने के लिए हम इस पर अटैक करेंगे। और दूसरा कारण ये दिया गया कि इराक के पास में केमिकल वेपन है। अब कोई बहुत बेसिक सा सवाल पूछेगा कि आपको कैसे पता कि इराक के पास केमिकल वेपन है, तो भाई कैसे पता, बोले हमने तो खुद दिए थे। ये इस आधार पर कि इराक के पास केमिकल वेपन है, ये तो बिल्कुल वैसे हो गया जैसे हिंदी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि पुलिस उस गुंडे को पकड़ने जाती है जिसकी गाड़ी में उन्होंने खुद ने ही अपना माल धरा हुआ होता है या फिर ड्रग्स वगैरह रखी होती है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका इराक के ऊपर केमिकल वेपन पकड़ने के नाम पर हमला कर देता है। सद्दाम हुसैन को मारने की कार्रवाई चलती है। 2003 में सद्दाम हुसैन को पकड़ दिया जाता है। 2003 तक सद्दाम हुसैन का जो इराक था ये पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस तबाही के दौरान ईरान, इस बगल के देश सऊदी अरबिया में एक आतंकी ग्रुप पनप रहा था जिसका नाम था अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन वाला अल-कायदा। ये एक प्रकार से मुस्लिमों का यानी सुन्नी मुस्लिमों का शुभचिंतक था। ये अल-कायदा अपनी ब्रांच इराक में खोल देता है। क्यों? क्योंकि भाई सद्दाम हुसैन के जो चाहने वाले थे या सद्दाम हुसैन के जो कमांडर थे या सैनिक थे जिन्हें अमेरिका ने मारने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मार पाए, अब वो अमेरिका के ऑटोमेटिक दुश्मन बनेंगे। यही कारण है कि अल-कायदा की एक नई ब्रांच खुली इराक के अंदर 2003 में। 2003 में अल-कायदा की जो ब्रांच खुली उसका नाम बना अल-कायदा इराक। अब आप जैसे मान लीजिए कि भाई मैं अपनी कोई कंपनी कहीं डालूं, उसकी ब्रांच कहीं डालूं, तो उस ब्रांच का ब्रांच हेड बनाऊंगा। तो उस ब्रांच हेड का नाम था यहां पर अबू बकर बगदादी। जो आपने बगदादी नाम से नाम सुना हुआ है वो असल में बगदाद के अंदर अल-कायदा का रीजनल हेड था, एक मैनेजर टाइप की पोस्ट पर पहुंच गया था। अल-कायदा ने बगदादी को बगदाद के पास का एरिया संभला दिया कि तुम जो है यहां पर अमेरिका के अपोजिशन में काम करना शुरू करो। बगदादी, चूंकि सद्दाम हुसैन 2006 में फांसी पर लटका दिए गए, बगदादी ने उनके कमांडर्स को, सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि अब अमेरिकन पर हम हमला करेंगे, लेकिन पैसे का अभाव था। बगदादी यहां पर लंबे टाइम से मेहनत करता रहा लेकिन उसको यहां पर जगह नहीं मिल पाई।
बगदादी यहां से निकला और निकल करके 2011 में सीरिया पहुंच गया। सीरिया क्या करने पहुंच गया साथियों? असल में सीरिया के अंदर शिया वर्सेस सुन्नी की लड़ाई चल रही थी। अब ये शिया वर्सेस सुन्नी क्या है? सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार हुआ करती थी और आज भी है। बशर अल असद की जो सरकार थी सीरिया के अंदर, वो शिया सरकार थी। अब शियाओं का दुश्मन कौन? सुन्नियों का लीडर कौन? सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर से अलकायदा कौन? सुन्नी संगठन। वो सुन्नी संगठन के नाम पर इराक के अंदर किसको पनपाया? बगदादी को। बगदादी यहां चल नहीं पाया, वो यहां पहुंच गया सीरिया में। सीरिया में क्यों पहुंचा? क्योंकि बशर अल असद को हटाना है, तो बशर अल असद को हटाने के लिए सुन्नियों को एक करना होगा। अब सुन्नियों को एक करने के नाम पर बगदादी 2011 में यहां पहुंच गया और उसे यह समझ में आया कि यार अल्टीमेटली ना, अब मैं अलकायदा की छत्र छाया में ना रहूं तो अच्छा है, अपना खुद का एक नया कोचिंग डाल लेता हूं, अपनी खुद की एक नई ब्रांच डाल लेता हूं। भाई साहब, बगदादी ने यही किया। बगदादी ने इराक और सीरिया को दिमाग में रखते हुए एक नई ब्रांच बनाई जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। यानी कि इन दोनों का मकसद एक ही है, दोनों तरफ सुन्नी लोगों को बचाना, यह मकसद था। अब देखिए, सीरिया के अंदर चूंकि बशर अल असद जो है वो एक शिया है, तो उसका समर्थन करने के लिए ऑटोमेटिकली कौन साथ में आ जाएगा? ईरान साथ में आ जाएगा। दूसरी तरफ सीरिया के जस्ट नीचे ये जो आपको देश दिख रहा है लेबनान, जो कि आज भी हम डिस्कस करेंगे अगले प्रश्न में। लेबनान के अंदर शियाओं का एक आतंकी ग्रुप जिसका नाम है हिजबुल्ला। तो इधर से हिजबुल्ला और इधर से ईरान, ये दोनों बशर अल असद की सीरिया में मदद करने लगे। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गए सीरिया के अंदर बशर अल असद के साथ में। तो भाई अब इनका अपोजिशन कौन करेगा? तो शियाओं का अपोजिशन सुन्नी करेंगे। और सुन्नियों के अंदर साथियों यहां पर एक ग्रुप बना, जिनमें से एक ग्रुप का नाम था अलकायदा, जो यहां से चला आ रहा था, जो अभी आईसिस बनने वाला था। और दूसरा था यहां पर एक ग्रुप जिसका नाम था फ्री सीरियन आर्मी। सीरिया के अंदर एक संगठन बना जिसका नाम है फ्री सीरियन आर्मी, जो सुन्नी संगठन था। अब इस फ्री सीरियन आर्मी का अपोजिशन था बशर अल असद के खिलाफ, लेकिन समर्थन के नाम पर पैसा नहीं था। फ्री सीरियन आदमी के पास जाकर के बगदादी पहुंचा और इसने कहा कि देखो, मैं इराक से बहुत बढ़िया बढ़िया सेना लेके आया हूं, अगर तुम चाहोगे तो ये तुम्हारे साथ में मदद करने को तैयार है और बशर अल असद को मारने के लिए तैयार है। बशर अल असद को मारना अमेरिका भी चाहता था। क्यों मारना चाहता था या हटाना चाहता था? क्योंकि वो ईरान के समर्थन से शासन कर रहा था, ईरान को रशिया समर्थन दे रहा था। तो रशिया, ईरान और हिजबुल्ला ये तो हो गए एक तरफ बशर अल असद के साथ में, और वहीं बशर अल असद को हटाने के लिए अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, सीरिया पर इतना इतना फोकस क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि सीरिया, लीबिया और ईरान, इनमें तेल बहुत है। तो अमेरिका, जहां तेल है वहां अमेरिका है। एक और थ्योरी भी है, मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि यहां पर इजराइल भी बैठा हुआ है लेबनान के जस्ट नीचे, उसके पास भी चलेंगे। अच्छा, तो अब क्या हुआ? तो अब हुआ जनाब ये कि सीरिया में अपोजिशन पार्टी में जो फ्री सीरियन आर्मी थी, जो सुन्नी मुस्लिमों का संगठन था, इसको समर्थन देने का निर्णय किया अमेरिका ने कि बशर अल असद को हराना है तो सीरिया के अंदर अपोजिशन को साथ देना होगा, फ्री सीरियन आर्मी को साथ देना होगा। अच्छी बात है। अब देखिए, इधर से हिजबुल्ला को कमजोर करना है, तो इजराइल ने सोचा कि भाई फ्री सीरियन आर्मी को पैसा दो ताकि हिजबुल्ला को ये लोग यहां मारेंगे। ऐसे ही सऊदी अरब ने सोचा कि अगर यहां पर ईरान को नीचे दिखाना है तो फ्री सीरियन आर्मी को पैसा दो ताकि वो बशर अल असद और सीरिया को पीछे हटाएंगे। अमेरिका ने सोचा कि रशिया को अगर मारना है तो भाई यहां पर जो है फ्री सीरियन आर्मी को पैसा दो। तो फ्री सीरियन आर्मी एक संगठन था और उस संगठन की मदद करने अलकायदा पहुंचा था, लेकिन ये सब लोग साइकोलॉजिकली तो मदद करते थे, पैसा नहीं देते थे। ऐसे ही साथियों, एक दिन की बात है, वर्ष 2013 की बात है, फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने, फ्री सीरियन आर्मी जो है उसका जनरल यानी कमांडर लेवल का जो आदमी है, वो एक दिन न्यूज के सामने आता है, मीडिया के सामने आता है और कहता है कि देखो भाई, हमसे उम्मीदें तो बहुत हैं कि हम बशर अल असद को हटा दें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है।
हमारे पास लड़ने के लिए धन दौलत गन असलहा बंदूक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम महीने भर के अंदर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ईरान, हिजबुल्लाह और रशिया मिलकर के हम पर खूब हमले कर रहे हैं। ये बात जैसे ही पता चली, ये बात पता चलते ही तुरंत बगदादी जो है वो जाकर के फ्री सीरियन आर्मी के पास पहुंच गया, ये कहने के लिए कि लाइए मैं हूं ना तुम्हारे साथ, पर बोले तुम्हारे पास पैसा धेला तो कुछ है ही नहीं, तुम क्या मदद करोगे। बगदादी उस समय गरीबी के दिन जी रहा था। इस दौरान अमेरिका ने सोचा कि यह बेटर मौका है, बेस्ट मौका है। ऐसे ही सऊदी अरब ने सोचा, इजराइल ने सोचा कि कैसे भी करके फ्री सीरियन आदमी को पैसा दे दो। हुआ भी यही, फ्री सीरियन आदमी को, आर्मी को, जिसमें कि अब बगदादी मिल चुका था, इसको सब तरफ से पैसा मिलने लगा। इतना तक कहते हैं कि बगदादी को ट्रेनिंग जो है वो इजराइल ने खुद ने अपने यहां बुलाकर 1 साल के लिए दी। तो फ्री सीरियन आर्मी जो कि अब बगदादी जिसमें एंट्री कर चुका था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसको ट्रेनिंग जो है वो इजराइल ने खुद अपने यहां 1 साल तक बुला के दी कि तुम जाओ और सीरिया के अंदर है ना बशर अल असद को खत्म करो। अब इन सब के पीछे एक थ्योरी और निकल के आती है। थ्योरी ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज, यानी कि ये जो भी हैं अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, ये हमेशा चाहते रहे कि इजराइल पर किसी का ध्यान ना जाए और ये सारे के सारे देश आपस में लड़ते रहें। तो लड़ाने के लिए कोई ना कोई आंतरिक कलेश जरूरी है, और आंतरिक कलेश करने के लिए सबसे बेस्ट बैटलफील्ड था सीरिया। और तो साथियों, सीरिया को इन्होंने अपना बैटलफील्ड बनाया। यहां से बगदादी को मिलने लगा पैसा। पैसा इतना मिल गया, कहते हैं कि एक टाइम पे तो इसकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में क्रॉस कर गई, इतना पैसा इसके पास आ गया। बगदादी के दिन सुधर गए। 2013 में जो ये सोच रहा था कि अपना तो इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, उसको इतनी फंडिंग मिल गई कि वो दुनिया भर का पैसा लेकर के बैठ गया। फ्री सीरियन आर्मी खत्म हो गई और आईसिस हो गया एक बहुत बड़ा संगठन। और तो और उन्होंने बगदादी को ही अपना खलीफा घोषित कर दिया कि अब जितने भी दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान हैं, वो ईश्वर का जो मतलब जो उत्तराधिकारी है वो समझे किसको, बगदादी को। इस्लामिक स्टेट ने अपने नाम से बगदादी को ही खलीफा घोषित कर दिया कि यही है सब कुछ, जिसने पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसको पैसा तुर्की भी दे रहा है, उसको पैसा सऊदी अरब भी दे रहा है, उसको पैसा अमेरिका भी दे रहा है, इजराइल भी दे रहा है, सब पैसा दे रहे हैं। बोले सर्वमान्य नेता हो गया बगदादी। बशर अल असद ने कुछ दिनों बाद जब यह बात अमेरिका को समझाने का प्रयास किया कि आपने मुझे हराने के लिए एक आतंकी को पनाह दे दी, जो कि कल को तुम्हारे साथ ही बदला लेगा अगर मैं हट गया तो। यह बात जब अमेरिका को समझ में आई, तब तक बगदादी बहुत बड़ा हो चुका था। अब बगदादी को मारना अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज हो चुका था, क्योंकि अब बगदादी सुन्नी मुसलमानों की रक्षा करने के लिए जहां जहां उनके खिलाफ प्रताड़ना हो, वहां पर अमेरिका की सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। यानी कि जिसके पैसे से वो बड़ा बना, अब वो उन्हीं के खिलाफ गोलाबारी करना शुरू कर दिया, भस्मासुर हो गया। अब इस भस्मासुर को अमेरिका जब तक समझता बहुत देर हो चुकी थी। बगदादी ने अपनी ब्रांचेस आगे खोल दी। ऐसे में ही एक ब्रांच इसने अफगानिस्तान में खोली जिसका नाम था आइसिस खुरासान। ऐसे ही इसने अपनी ब्रांच अफ्रीका में खोली, जिसके बारे में आज आपने मेरे साथ पढ़ा। यह था यही अफ्रीका वाला क्षेत्र जिसमें इसने साहेल क्षेत्र के अंदर आइसिस का वो खोला, आइसिस चीफ इन सहारा, है ना, जो अब मर चुका है। साथियों, ऐसे ही इसने अपनी एक ब्रांच यहां खोली। इसने दुनिया भर के अंदर जहां जहां मुस्लिम हैं वहां पर उनसे कहा कि आपको पैसे की चिंता नहीं है, आप तो बस एकदम मुझे खलीफा मानो और जहां जहां चैलेंज दे सकते हो दे दो। और साथियों, इसकी जो गंध है वो इंडिया तक आई। इंडिया में से भी कई मतलब ऐसे केसेस निकल के आए कि कुछ लोग जो हैं वो आईसिस में शामिल होने के लिए इराक और सीरिया जाना शुरू कर दिए। 2019 में जब अमेरिका को यह बात समझ में आई कि भाई ये जो जिन्न है ये बोतल से बाहर आ गया है, तो अमेरिका को अब इसे भी मारना था। तो अमेरिका ने 2019 में बगदादी के ऊपर भी बम गिरा दिया और बगदादी भी खत्म हो गया। बगदादी के खत्म होते ही अमेरिका ने अब बशर अल असद की हेल्प करना शुरू किया कि बोले भाई गलती हो गई, तुम्हें मारने के चक्कर में हमने दूसरे का गलत समर्थन कर दिया, अब चलो तुम्हारे साथ मिलकर के काम करते हैं। तो इराक और सीरिया में फिर से अमेरिका ने इस आइसिस को खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा
और उसके अंदर इन्होंने इस क्षेत्र को पूरी तरह शांत करा लिया। सारी की सारी बातों का कंक्लूजन अगर निकालोगे ना तो एक ही बात है, इस पूरे की पूरे गेम में ये सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, शिया वर्सेस सुन्नी कर रहे हैं। इनको करवाने वाला अमेरिका है, पहले दुश्मन बनाता है फिर उसे मारता है। पहले अलकायदा बनने दिया, फिर मारने के लिए अलकायदा के चक्कर में पूरे अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। ऐसे ही पहले बगदादी को बनाया, बगदादी को फिर मिटाया। ये सारा की सारा काम वो वेस्ट में अपने देश इजराइल को बचाने के लिए करता है। ये सारे के सारे लोग जो कि एक बार इकट्ठा होकर के इजराइल पर हमला कर दिए थे 6 डे वॉर के अंदर, उसे बचाने के लिए इसने ये सारा की सारा व्यू रचना रची थी। ये एक और थ्योरी है जो निकल करके आती है। तो उम्मीद है आपको आईसिस का इतिहास भी समझ में आया होगा, अमेरिका की नीति भी समझ में आई होगी, ये आज भी लड़ रहे हैं ये भी समझ में आया होगा। अब फ्रांस भी निकल के आ गया है कि मैंने आईसिस के एक जो हेड था, जो कि सहारा रीजन का था, उसे मार दिया है। उम्मीद है सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है ये प्रॉपर तरीके से विषय क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक विद्यार्थी सही कह रहे हैं, लग रहा है सर अमेरिका मुर्गा लड़ा रहा है, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है, ठीक है। रखिएगा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं सभी सब्सक्रिप्शंस पर। सभी सब्सक्रिप्शंस में अगर हम बात करें तो फिलहाल एसएससी के अंदर हमारा नया बैच आ रहा है इसी वीक में, यानी कमिंग वीक के अंदर, जो स्टैटिक जीके का बैच है। एसएससी सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, फेज 8, एमटीएस, डिफेंस सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्जाम के लिए आपको स्टैटिक जीके पढ़ना हो, वो स्टैटिक जीके के लिए हमारा नया बैच शुरू होने जा रहा है, दैट इज ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। आप इस नए बैच को डे 1 से ज्वाइन करिए, बहुत ही शानदार बैच होने वाला है। एसएससी के अंदर ये बैच है, एसएससी के अंदर मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की जो भी क्लासेस रिक्वायर्ड हैं वो केवल एक ही रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने से आपको मिल जाएंगी। आप इस बैच को अभी से ज्वाइन कर लीजिए, पुरानी क्लासेस हमारी तब तक देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अल्टीमेट बैच होने वाला है, पूरी तरह एनसीईआरटी बेस्ड है। जो विद्यार्थी एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी में, वो यहां से पढ़ लें। इसके तुरंत बाद इंडियन ज्योग्राफी आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगा, बहुत अल्टीमेट बैच है, डे 1 से शुरू हो रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहां पर स्टैटिक जीके की सारी परेशानियां दूर करने का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, वहां से आप अपने लिए गोल सेलेक्ट कर लें, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। एक और चीज, यदि आपको किसी भी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता हो, कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो आप हमें हमारे नाम से टेलीग्राम पर सर्च करके पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, कल सुबह कोशिश रहेगी कि आप लोगों का आरएनए का टेस्ट ले लिया जाए। मैं आपको इसी जगह शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।